साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और डेली टारगेट में आज हम 33वीं क्लास की तरफ बढ़ चले हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल चल रहा है और हिंदी तो चल ही रहा है साथ साथ। ठीक है, तो यूपी स्पेशल का आज दूसरा दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। ठीक है, 20-22 मिनट का हर वीडियो है लगभग। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है? तो 60 डिग्री 36 अंश अक्षांश तक है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 60 डिग्री और 09 अक्षांश तक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है कन्नौज में। इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, नदियों से संबंधित, जैसे बाएं तट से कौन मिलती है, दाएं तट से कौन मिलती है, कौन कहाँ मिलती है, कौन किस शहर के किनारे बसी हुई है। ठीक है, मतलब कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इनको एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, अगला है, सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश में कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? तो 8 नदी बेसिन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33% है, यानी कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है आईआईटी कानपुर में। कहाँ? आईआईटी कानपुर में की गई है गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ केंद्र। ठीक, अगला है, गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत से मैदानी क्षेत्र में, वरुणा निकलती है फूलपुर से, सई निकलती है हरदोई से। ठीक है, तीनों को याद कर लीजिएगा। ये मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, गोमती पीलीभीत से, वरुणा फूलपुर से और सई हरदोई से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, गोमती नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। अगला है, रामताल झील कहाँ पर स्थित है? तो रामताल झील स्थित है मेरठ में। ठीक है, मोती झील कहाँ स्थित है? तो मोती झील स्थित है कानपुर शहर में। ठीक है, बलाहपरा कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में है। ठीक है, लिलौर झील कहाँ है? तो लिलौर झील आपका बरेली में है। कहाँ? बरेली में। अवनलका अपर्दन का क्षेत्र कौन सा है? तो अवनलका अपर्दन का क्षेत्र आपका पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का अवनलका अपर्दन का क्षेत्र है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेल अपर्दन का क्षेत्र कौन सा है? तो रेल अपर्दन का क्षेत्र आपका दक्षिणी क्षेत्र। ठीक, परत अपर्दन का क्षेत्र कौन सा है? तो परत अपर्दन का क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो अपर्दन वाले क्षेत्र एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, अपर्दन वाले क्षेत्रों में आपका अवनलका अपर्दन का क्षेत्र है पश्चिमी, रेल अपर्दन का क्षेत्र है आपका दक्षिणी, परत अपर्दन का क्षेत्र है उत्तरी और पश्चिमी। ठीक है, सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला आपका झांसी है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो कुल 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, शेख झील कहाँ है? तो शेख झील है अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में। नोह झील कहाँ है? तो नोह झील आपके मथुरा में है। राधा कुंड और श्याम झील आपकी कहाँ है? वो भी मथुरा में है। ठीक है, तो शेख झील आपकी अलीगढ़ में, नोह झील मथुरा में, राधा कुंड श्याम झील मथुरा में। ठीक है, नलकूप कुआं तालाब आदि आते हैं। तो नलकूप कुआं तालाब किस में आते हैं? तो वो आते हैं लघु सिंचाई साधन में। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला है, अडवा बांध। तो अडवा बांध कहाँ है? तो अडवा है आपका मिर्जापुर में। बघेलखंड बांध कहाँ है? तो बघेलखंड बांध है आपका बलरामपुर में। कहाँ? बलरामपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अहरौरा बांध। अहरौरा बांध कहाँ है आपका? तो मिर्जापुर में है। ठीक है, ये मिर्जापुर लिखा हुआ है। ठीक, मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश का
कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र कितना है? तो नगरीय क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल का 2.7%। ठीक है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, आंकड़े क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। अगला है नेपाल से सटे जिलों का पूर्व से पश्चिम क्रम। पूर्व से पश्चिम देखना है तो पूर्व से पश्चिम क्रम होगा, पहले महाराजगंज आएगा, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और अंत में पीलीभीत। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश का मैप उठा के देखिए, जो पूर्व से पश्चिम महाराजगंज, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि जो सटे हुए इलाके होते हैं उनसे प्रश्न जरूर बनता है। अगला प्रश्न है प्रतापगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रतापगढ़ आपका साई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सागर ताल कहाँ स्थित है? तो सागर ताल आपका बदायूं जिला में स्थित है। कहाँ? बदायूं जिला में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना? 100 करोड़ रुपए का। अगला है प्रथम विस्तृत कृषि संगणना वर्ष किस वर्ष हुआ? तो ये होता है आपका 1970-71 में। कब? 1970-71 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर स्थित है? तो यह है आपका रिहंद बांध पे। किसमें? रिहंद बांध पे उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये रिहंद बांध पे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि विकास दर निर्धारित की गई तो कितनी? तो 5.1% निर्धारित की गई थी उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन से शैल समूह पाए जाते हैं? तो आर्कियन पाए जाते हैं, विंध्यन पाए जाते हैं, गोंडवाना, टर्सियरी, टर्सियरी। ठीक है, टर्सियरी लिखा है, टर्सियरी है, और क्वार्टरनी, ये सारे शैल समूह पाए जाते हैं। एक बार देख लीजिए, आर्कियन, विंध्यन, गोंडवाना, टर्सियरी, क्वार्टरनरी। ठीक है, ये शैल समूह उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा शैल समूह नहीं पाया जाता है? तो वो होता है धारवाड़। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन झील का निर्माण ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा किया गया था? तो ये था बरुआ सागर झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्राचीन झील है ये, ओरछा के राजा ने इसका निर्माण करवाया था जिनका नाम था उदित सिंह। उस झील का नाम है बरुआ सागर झील। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पुराना नाम है। ठीक है, पर उत्तर प्रदेश की कौन सी झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की झील है कीठम झील, आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पे है ये स्थित। ठीक है, कीठम झील आगरा दिल्ली हाईवे पे। अगला है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच किसकी एक पहल है? तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पहल है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की, WRI की। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2009 में। 2009 में उत्तर प्रदेश में लघु जल विद्युत नीति की घोषणा की गई। अगला है भोक्सा जनजाति पाई जाती है। तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी। तो परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुआ था। कब? 2005 में। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस काल में निर्मित हुई थी? तो बुद्ध की मूर्ति निर्मित हुई थी मौर्योत्तर काल में। किसमें? मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम निर्मित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण करवाया गया था, तो वो मंदिर था दशावतार मंदिर। बहुत बार पूछा गया है तो इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, भविष्य में कभी भी पूछा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मंदिर जिसमें शिखर का निर्माण करवाया गया वो मंदिर दशावतार मंदिर है। अगला है किस नृत्य का संबंध आत्मिक और आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति से है? इसका प्रस्तुतिकरण में एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाता है। तो वो होता है छपेला। ठीक है, छपेला नृत्य होता है जिसमें जो है आत्मिक और आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तथा
इसमें जो है जब प्रस्तुत किया जाता है तो एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में आईना लेके किया जाता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है बेलन घाटी कहाँ है, तो बेलन घाटी आपकी मिर्जापुर में है। ये सारे हड़प्पा स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बेलन घाटी मिर्जापुर में, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, महदह प्रतापगढ़ में, हुल्लास सहारनपुर में, आलमगीरपुर मेरठ में। ये कई बार सवाल आया है तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में धर्मराजिका स्तूप कहाँ स्थित है, तो धर्मराजिका स्तूप पूछ रहा है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, धर्मराजिका स्तूप है सारनाथ में। ठीक है, अगला है मंदिर निर्माण में सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग किस काल में प्रारंभ हुआ, तो सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग गुप्त काल में होता है। कब, गुप्त काल में। अगला है भीतरी स्तंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो भीतरी स्तंभ स्थित है गाजीपुर में। कहाँ, गाजीपुर में। अगला है प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति अंकित है, इस प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था, तो हरिशेन ने किया था। किसने, हरिशेन ने किया था। अशोक के स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति अंकित करवाया, तो ठीक है, इसका निर्माण करवाया था हरिशेन ने। ठीक है, अगला है चौखंडी स्तूप कहाँ है, तो चौखंडी स्तूप जो है आपका सारनाथ में है। कहाँ, सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रामभर स्तूप कहाँ है, तो रामभर स्तूप आपका कुशीनगर में है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, तो गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर से लगता है। कहाँ से, अंबेडकर नगर में लगता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो हापुड़ में लगता है। कहाँ, हापुड़ में। नौचंदी मेला मेरठ में, बहुत बार पूछा गया है नौचंदी मेला। नक कटैया मेला, तो नक कटैया मेला आपका वाराणसी में लगता है। कहाँ लगता है, वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, याद करते जाइएगा। अगला है महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी थी, तो महाभारत कालीन कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। कौन सी, हस्तिनापुर में। अगला है बीरबल का जन्म हुआ था, तो बीरबल का जन्म आपका जालौन में होता है। घोषित राम विहार कहाँ स्थित है, तो घोषित राम विहार आपका कौशाम्बी में है। ठीक है, कहाँ, कौशाम्बी में। अगला है हर्षकालीन बांसखेड़ा ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई थी, तो हर्षकालीन बांसखेड़ा ताम्रपत्र की प्राप्ति होती है कन्नौज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कन्नौज से बांसखेड़ा ताम्रपत्र की प्राप्ति होती है, जो कि हर्षवर्धन के समय की थी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, बिरहा है। और कौन कौन से है, चरकुला है, कर्मा है, पांडव है। ठीक है, लेकिन मुख्य जो है वो बिरहा है। ठीक है, इस तरह आपको याद करना है। ठीक, अगला है धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो वो है बुंदेलखंड का। कहाँ, बुंदेलखंड का। कर्मा नृत्य आपका कहाँ का है, तो कर्मा नृत्य सोनभद्र एवं मिर्जापुर का है। एक खरवार जनजातियों द्वारा जो है नृत्य किया जाता है कर्मा नृत्य। ठीक है, सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में ये जनजातियां पाई जाती हैं। धीवर नृत्य, धीवर नृत्य आपका कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है, तो कहार द्वारा। धीवर नृत्य कहार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कहारों द्वारा। ठीक है, धीवर नृत्य। नटवरी नृत्य आपका पूर्वांचल में जो है होता है। कहाँ होता है, पूर्वांचल में। ठीक है, तो ये रहे आपके जीएस के प्रश्न। अब चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को भी देखते हैं। ठीक है, हिंदी में चल रहा है वाक्यांश। ठीक है, आप इसे चाहे वाक्यांश कहें चाहे अनेक शब्दों के एक शब्द कहें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला है जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसको आंतगर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतगर्व। अगला है ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो तो उसे कदन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, कदन्न। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कलब या गजशावक। दोनों में से कोई भी आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला है वह नाटक जिसमें गीत अधिक हों, तो ऐसा नाटक जिसमें गीत अधिक हों उसे गीत रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं, गीत रूपक। अगला है वह काव्य जो गीत से भरा हो या जिसमें जीवन के एक पक्ष का चित्रण हो उसे गीत काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गीत काव्य। अगला है चैतन्य स्वरूप की माया, चैतन्य स्वरूप की माया को चिद्विलास कहते हैं। क्या कहते हैं, चिद्विलास। ठीक है, चिद्विलास कहते हैं चैतन्य स्वरूप की माया को। ये माया लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला है बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला के लिए एक शब्द होता है घटनावली। क्या होता है, घटनावली।
चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरकाल तक अगर कोई चीज़ बना रहे तो उसको क्या बोलते हैं? चिरस्थायी बोलते हैं। ठीक है। अगला है जो चिरकाल या सदा से चला आया हो, तो जो चिरकाल या सदा से चला आया हो उसके लिए एक शब्द होता है चिरंतन या शाश्वत, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। शाश्वत कई बार पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। अगला है जो बहुत कठिनाई से मिलता है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य। दुर्लभ भी होता है, दुष्प्राप्य भी होता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है जो बहुत कठिनाई से मिलता है। अगला है जो प्राप्त ना हो सके, जो प्राप्त ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्राप्त या अप्राप्य। ठीक है। अप्राप्त भी हो जाएगा और अप्राप्य भी हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है जो तौला या मापा ना जा सके, जो तौला या मापा ना जा सके के लिए एक शब्द हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा केंद्रापसारी। क्या हो जाएगा? केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, जो कौन केंद्र की ओर उन्मुख होता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा केंद्राभिमुख। क्या हो जाएगा? केंद्राभिमुख। अगला है केंद्राभिमुख भी हो जाएगा और केंद्राभिसारी भी हो जाएगा। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख भी हो जाएगा और केंद्राभिसारी, पसारी नहीं भिसारी। ठीक है। पसारी वो हो जो केंद्र से दूर जाता हो। ठीक। अगला है जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। क्या कहते हैं? जलज। ठीक है। जैसे जन्म लेने वाला। ठीक है। जल में जन्म लेने वाले को जलद। जो जल बरसाता हो, जो जल बरसाता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा जलद। ठीक है। जन्म लेने वाले को, जल में जन्म लेने वाले को जलद और जो जल बरसाता है उसको जलद। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले का एक शब्द क्या हो जाएगा? तटस्थ हो जाएगा। ठीक है। अगला है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, तो अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा अवसरवादी। अधिक बकवास करने वाला, तो अधिक बकवास करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा प्रगल्भ। क्या हो जाएगा? प्रगल्भ। अगला है ना घबराने वाला व्यक्ति, ना घबराने वाला व्यक्ति के लिए शब्द हो जाएगा अकातर। क्या हो जाएगा? अकातर। अगला है जिस पर उपकार किया गया हो, तो जिस पर उपकार किया गया हो के लिए उपकृत। क्या हो जाएगा? उपकृत। घबराया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कातर। क्या हो जाएगा? कातर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको दिगंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिगंबर। ठीक है। यानी दिन की दिशाएं ही वस्त्र हों उनको दिगंबर बोला जाता है। अगला है जिसके 10 मुख या आनन हो, आनन को मुख ही बोलते हैं। ठीक है। तो जिसके 10 मुख हो उसको क्या बोलेंगे? दशानन। क्या बोलेंगे? दशानन, यानी 10 सिर वाला दशानन, जिसे रावण कहते हैं। ठीक है। अगला है वेग पूर्वक गमन करने वाला, तो वेग पूर्वक गमन करने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा तुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। वेग पूर्वक गमन करने वाले के लिए तुरंग शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है चित्र बनाने वाली स्त्री, चित्र बनाने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा चित्रकर्त्री। चित्रकर्त्री। ठीक है। कर्त्री, कर्त्री। ठीक है। ये हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला है मदिरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला, जिसमें मदिरा पीते हैं उस प्याले को एक शब्द में क्या कहेंगे? चषक। क्या कहेंगे? चषक। जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं के लिए एक शब्द हो जाएगा तर्कस या तुणीर। क्या हो जाएगा? तर्कस या तुणीर। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला, तो आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाले के लिए शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। किसी आधार पर निर्मित, किसी आधार पर निर्मित के लिए शब्द हो जाएगा आधृत। क्या हो जाएगा? आधृत। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, तो जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है वो अतिथि कहलाता है। यानी मेहमान, जानते हैं बिना जो है पूर्व सूचना के मेहमान घर में आते हैं तो यानी उसे अतिथि कहा जाता है जिसके आने की तिथि न मालूम। अगला है अतिथि की सेवा करने वाला,
अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलेंगे? आतिथेयी। क्या बोलेंगे? आतिथेयी। अतिथि सत्कार की भावना, अतिथि सत्कार की भावना को क्या कहेंगे? आतिथेय। देख लीजिएगा, अतिथि, आतिथेयी, आतिथेय, तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो वो अतिथि, अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा आतिथेयी, और अतिथि सत्कार की भावना हो तो उसे आतिथेय कहेंगे, ठीक। अगला है जन्म लेते ही मर जाना, तो जन्म लेते ही मर जाने के लिए शब्द हो जाएगा आदंडपात। क्या हो जाएगा? आदंडपात, ठीक है। तो इस तरह अगर बार बार वीडियो को देख लेते हैं तो सारे हिंदी और जीएस के प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और कम से कम जानते ही हैं 5000 प्रश्नों का सेट हो जाएगा, जिसमें से 1000 हिंदी के रहेंगे लगभग, और 4000 प्रश्न लगभग जीएस के रहेंगे। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ और आगे लगभग 30-35 वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। कम से कम 35 से 40 वीडियो और आने वाले हैं, तो उसमें सारा आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।